विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी के लिए एमए के पाठ्यक्रम के लिए किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल का पाठ्यक्रम तक हम कवर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिंदी की कहानियां, कविताएं, आलोचना, शब्द शक्ति सारे विषयों पर बातचीत हर अपने वीडियो में करते जाएंगे। आपसे निवेदन है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट कीजिए और अपना मत दीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में गोदान पर बातचीत कर रहे थे। आपको पता ही है गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास और सबसे आखिरी उपन्यास है, जो 1936 में, जिस वर्ष प्रेमचंद की भी मृत्यु होती है और उसी वर्ष गोदान का भी प्रकाशन हुआ था। गोदान से आशय गाय का दान करना, और होरी जो इस उपन्यास का नायक है उसका स्वप्न था कि मैं एक गाय खरीदूं और गाय खरीद करके अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करूं और अपने घर का रुतबा सम्मान भी बढ़ा सकूं। लेकिन ये सपना उसका पूरा होता है कि नहीं होता है, आप अगर इस उपन्यास पूरा पढ़ेंगे और मैं जो पाठ कर रहा हूं आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे क्रमशः, क्योंकि हम एक एक क्रम से हर चैप्टर का अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसको सुनेंगे और मैं जहां भी कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ रही है मैं व्याख्या भी करता चल रहा हूं, तो आपको और भी उपन्यास को समझने की जो दृष्टि होती है उसका भी पता चलेगा और उपन्यास की क्या भूमिका होती है। उपन्यास किस प्रकार से आधुनिक समाज का आख्यान है और भारतीय उपन्यास को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में जाहिर सी बात है प्रेमचंद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने भारतीयता को उसमें मिला करके भारतीय उपन्यास की जो आत्मा है उसको समझिए कि मतलब एक भारतीय जामा पहनाया। बाकी आपको मालूम है कि यह विधा तो पश्चिम से हमारे यहाँ पर आती है। तो मैं चौथा जो चैप्टर है या चौथा जो अंश है उसका पढ़ रहा हूं गोदान का, कि गाय लेने की बात जब भोला से होती है तो उसके बाद आगे होरी के मन में क्या कल्पनाएं चल रही है, होरी क्या क्या सोच रहा है। होरी को रात भर नींद नहीं आई, नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी थी। नांद मतलब गाय को बांधने का जो खूंटा होता है वो लगाना था उसको। बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा, अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी पड़ेगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। अब ये आम धारणा है लोक में, गांव में, कि जानवरों पर लोग टोना टोटका कर देते हैं तो दूध नहीं देते हैं। तो होरी भी इसी तरह की तमाम कल्पनाएं, तमाम आशंकाएं रात में सोए सोए नींद में सोच रहा है, विचार कर रहा है। थन में हाथ नहीं लगाने देती, लात मारती है, नहीं बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। कारिंदा मतलब जो वहां का उस जमाने में जो छोटा मोटा अधिकारी होता था तो सबका पैसा लेने का काम था उसका, तो उसके अंदर में सब कुछ आता था। तो उसने कहा कि अगर ये जैसे होता ना कि बाहर की जगह यूज करे तो आपको उसका भाड़ा भरना पड़ेगा वाली बात, तो सारी बात बोल रहा है। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद लेकर जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है, उसको पता है कि मेरी औकात क्या है। उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए, जल में रहकर मगर से बेर करना लड़कपन है, भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला बयान है, मतलब पहली बार वो बच्चा देने वाली है, बयान है। 5 शेर से कम क्या दूध देगी, शेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर, रुपया नहीं छोटी जो बेटी है उसकी रूपा दूध देकर कैसी ललचाती रहती है, अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को भी दिया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपये भी तो दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले से उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। ये खुद वो सब ये सारी बातें कल्पना में सोच रहा है कि जो हमारे पर भरोसा कर रहा है उसके साथ हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार की सारी बातें सोचता सोचता वो रात में नींद में घर में सोया हुआ है। कौन? होरी। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। गलती लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दी करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर हो जाया ऊपर से आ जाते हैं, उसको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बगाड़ने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। अब देखिए, वो अपने बेटे के बारे में विचार कर रहा है। कह रहा है कि ये सारी बातें वो सोच रहा है कि गोपाल थोड़ा आलसी है, लेकिन वो कह रहा है कि नौजवान लड़का है और मस्ती करने की उम्र भी तो है ना। मैं भी तो जब इस उम्र में था तो खूब मस्ती की मैंने। इस प्रकार की बात वो कह रहा है। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने की जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदल लिया कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा जो इसके भाई हैं अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की कुछ बात होती। 3 हल एक साथ चलते। अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था, बेचारी जब से घर में आई है कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फेरती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वो इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल न निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मुझो प्रताप देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। मतलब सारी बातें सोच रहा है कि अपने भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, जिनके लिए हमने सब कुछ किया वो हमें भूल गए समय निकलने पर, है ना। इस प्रकार की बातें सोचते हुए वो नींद में सोया हुआ है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। अब मतलब सुबह होने वाली है ना। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गांव गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे। कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे वह तो भोर हो गई। तुमने नांद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि नहीं, इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। बोलता, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाइक बद्ध हो। गोबर ने तोरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। अब उन्हें कहा, नहीं बहुत जिद्दी लड़का है तो कहता है कि कैसे मना करेंगे, हम गाय तो लेके आएंगे। इतना भूसा भर भर के दिया, ऐसे ही दिया है क्या। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपने कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़की की सगाई में देर न करनी चाहिए। सतरवा लग गया।
मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हुआ, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने जाते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फिका करके चले आते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 2-3 सौ लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपये। राम रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़की का ब्याह न हुआ, न सही लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी हो जाएगी। पहले तो उसी की सगाई करनी, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा दबड़ी बंसोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चीके, कुर्तियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। उसमें बांस से सारा कुछ बनता था ना, बांस। अब तो शायद बम्बू की चीजें बहुत कम आती मार्केट में, क्योंकि प्लास्टिक का जमाना आ चुका है, लेकिन पहले लगभग सारी चीजें बांस से ही बनती थी। तो इधर उसने अपने होरी के बारे में बातचीत कर रहा है, सब कुछ सोच रहा है। बांस वाला जब आता है तो होरी खुश हो जाता है। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को लेकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े 50 बांसों का बयाना ले लिया। मतलब 100 रुपए के 25 रुपए के 100 बांस करके उसने बातचीत कर ली। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वो लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लोंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नासिक जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाए कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। कौन मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप न दे, नहीं तो बेकाबू में रहती है, कोठिया में बढ़ गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बंट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों में बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे तो उन्हें क्या पता चलेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें बराबर अपना भाई समझता हूँ। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में। अब क्या होता है कि वो लोग बांस का लेन देन करते हैं, तो उसमें फिर बाद में समस्या यह आ जाती है कि होरी कुछ मतलब कुछ करना चाहता था कि पैसा अपने भाई को कम दे कुछ, लेकिन चौधरी बड़ा होशियार था तो उसने कुछ अलग ही लफड़ा कर दिया। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो। ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये तो कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये में। 10 रुपये पर, हाँ, पर 10 कोस पश्चिम की ओर चले जाओ। मोल बांस का नहीं, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है कि जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 4-5 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। उग की सिंचाई हो रही थी, यानी गन्ना को मतलब पिलाई चल रही थी उसमें। तो हीरा की बहू कलेवा लेकर खाना लेकर आती है उसके लिए, और चौधरी को बांस काटते देकर घूंघट के अंदर से ही बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा,
बांस मोल लिए हैं 15 रुपए, सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। वो कहता है कि 15 रुपए का सैकड़ा हमने भाव करके लिया है और हम कोई फ्री में नहीं काट रहे हैं, इसलिए आपको इतना गर्म होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर वालों से बात कीजिए। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था, धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से उठ न सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है ना। तो मतलब सब कुछ था, लेकिन फिर भी दोनों में अनबन थी, लेकिन चलना तो उसी के हिसाब से था ना, घर का मामला था भाई। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे, बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे दो ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार के समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना न था, श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुत्री पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाव से तसल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। मतलब उसके साथ बहुत उसको जूते से पीटने लग गई। बेसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। तो उसको मार ही खाना था, क्योंकि अब धक्का तो एक बार दे चुका था, लेकिन वो उसको वापस पटक चुकी थी, तो अब वो खड़ी थी, वो खड़ा था और वो दे जूत मार रही थी कस करके उसको। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून से जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर सफाई देने लगा। तिल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली थी। उसके फूले हुए गाल आंसुओं में भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो की घर की औरत पर हाथ उठाएगा? अब उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस महिला ने उसको इतना धर्म संकट में डाल दिया, तो कि उतना नाटक ड्रामा करने लगी वो। लेकिन उसमें तो कोई कैमरा भी नहीं था, या सीसीटीवी कैमरा लगा हो, ऐसा भी कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो कौन देखने वाला? कोई नहीं था, दो ही लोग थे, तो वो अपने हिसाब से कर रही थी। और होरी आया तब तक होरी के सामने वो नाटक करने लगी, तो होरी को लगा कि औरत को मारता है। होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल न झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ? है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिराया नहीं? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया की लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूर्व वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, कटा हुआ शरीर, आंखें कोड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बेसोर से लड़ने झगड़ने का उससे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता, वो उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असहाय था।
वो खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया, तो बीच में कूदने वाली कौन है? अब वो सब मन में सोचता हुआ आ रहा था रास्ते में कि उसे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो इसी प्रकार की एक उदंड महिला है, पुनिया, जो उसकी पत्नी है, हीरा की। हीरा क्या? हीरा इसका भाई है। किसका? होरी का। आते ही उसने पुन्नी को हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर, लाते जमाने हरामजादी तो हरामी, नाक कटाने पर लगी हुई है, तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर। हम तो वहां कलेव की बाट देख रहे थे। कलेव यानी भोजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि घर से खाना लेकर आ रही थी ना वो। ये लोग खेत पे काम कर रहे थे। तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है, इतनी बेशर्मी, आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। गुस्सा करता, उसको मारपीट करता, उसको लाते लगा रहा वो वापस। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी, तेरी मिट्टी उठे, तुझे हेजा हो, तुझे मरी जाए देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट जाए गिरे। मतलब उसको बद्दुआएं दे रही है वो। मतलब ये भी पति पत्नी का प्रेम देखिए किस प्रकार का है। अद्भुत है ना, पुन्नी और हीरा का प्रेम। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हेजा मरी आदि से विशेष कष्ट न था, इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोड़, एक घिनौनी मौत, और उससे भी घिनौना जीवन, वह तिलमिला उठा था उसमें। कोड़ बहुत होती थी उसमें, अब तो कोड़ का इलाज ढूंढ लिया है। लिप्रेसी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लिप्रेसी, है ना। कोड़ मतलब पूरा शरीर सड़ जाता है। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और जोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला। जोटे ने बाल पकड़ लिए उसके, हाथ पांव काट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा, तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, ए तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा बातर करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तू चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। अब वो चौधरी को बोलता है कि ठीक है यार, तुम्हारी बात अलग है, लेकिन सब कोई इंसान एक तरह के नहीं होते हैं ना। इस ख्याल से उसने क्रोध को फिर भड़काया, लपका कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसके पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर ही पी जाओगे। वो कहता है, इसका भाई कह रहा है कि ठीक है, हम जान के तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब क्या, अब तो छोड़ो ना यार। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देख कर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, आकर अपने बांस काटो। मैंने मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग्य फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा, घर जा, वहां कहाँ जाती, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे चला। अब देखिए कि मतलब किस प्रकार से दोनों में इतना अधिक झगड़ा होता है, फिर भी चल रहा है जीवन, फिर भी वैवाहिक जीवन चल रहा है सुखद। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इसमें औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा, भूल गए, बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। और द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, अरे जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साध बनी हुई है। कह रहा है कि तुमने भी तो मुझे बहुत मारा है पहले।
इतनी बे, बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा माता मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर निहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। अभी दोनों अपना राग गा रहे हैं, होरी और धनिया, जो इस उपन्यास के मेन पात्र है, प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो पात्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं। परीक्षा में इस प्रकार के नाम भी पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं भी ध्यान रखनी है। मैं बीच बीच में आपको विस्तार से बता भी रहा हूँ, और आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा। इसलिए बी पॉजिटिव और सकारात्मक सोचते हुए निरंतर आगे चलते जाना है। निराशा को जीवन में नहीं आने देना है। उदास नहीं होना है, अवसाद में नहीं जाना है, और निरंतर प्रयास करते रहना है। डेली कुछ न कुछ पढ़ते जाना है, अभ्यास करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, लिखते जाना है। वो सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। कहते हैं ना कि अभ्यास से असंभव को भी हम संभव में तब्दील कर सकते हैं। अब देखिए, प्रेमचंद आगे दोनों के वैवाहिक जीवन की कथा को किस प्रकार से बता रहे हैं कि वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय में सारे प्रकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण वह बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते हैं और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। ये जीवन की यात्रा के बारे में बता रहा है कि जब शादी करते तो कितना उत्साह होता है, लेकिन जब फिर बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो जिम्मेदारी आती है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं, तब जीवन की यात्रा किस तरफ बढ़ती है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में प्रेमचंद उस जीवन की यात्रा के बारे में ही बता रहे हैं। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाने के साथ कहा, ले अब यही बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला ने कुछ भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने से लथपथ आकर कहा, वह तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मगनी बांस काटते रहते हैं। साहलगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और होरी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवत से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं। 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा, महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां नहीं खेलता था, अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे। क्योंकि बात खुल गई ना, नहीं तो होरी ले लेता एक्स्ट्रा पैसा और उसको देता नहीं। लेकिन अब दोनों भाई साथ में थे तो 15 बात होगी, तो 7.5 दोनों को मिलना था ना भाई। तो ये भी बात थी। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। चौधरी उसको बोल रहा है कि आप मतलब तुम भाइयों का पैसा खाना चाहते हो, और तुम बड़ी उपदेश और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी तो। बेचारा पहले से तो भोला है और धर्म संकट में फंस गया। होरी क्या ही बोलता है, उसके पास बोलने के लिए
कुछ बचा ही नहीं था तो क्या बोलता वो, तो कुछ बोलता भी नहीं है बस। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपये सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। सही बात है ना, जब कुछ कष्ट होता तभी हम संभलते हैं ना। अब देखिए 2.5 रुपये उस जमाने के हैं, आज के 2.5 रुपये का मतलब समझिए कम से कम आपके आज के काफी ठीक ठाक पैसे होंगे, 500 रुपये मानिए कम से कम। तो उस जमाने में चीजें सस्ती आती थी ना, अब सब महंगाई भी हो गई वापस ना। आज तो 2.5 रुपये में क्या ही आता है, चाय भी 10 रुपए की मिलती है ना। बच्चों को भी 1 रुपया तो कोई लेना चाहता ही नहीं है। कम से कम भी बच्चों को 10, 20, 50, 100 रुपए देने होंगे आपको खर्च पाने के लिए। तो किस प्रकार से पैसे की वैल्यू भी घटी है बढ़ी है, समझ सकते हैं आप इसे। ये भी धनिया अंदर चली गई, बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे, गिन कर बोली, और रुपये क्या हुए, 10 न चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देने देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डिंक मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है ना। क्योंकि अब हार गया तो क्या बोलेंगे, आप जीत जाते हैं तब कहते हैं ना कि सक्सेस होने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो सारी गलतियां माफ है, लेकिन आप जीते नहीं तो होरी भी हार गए यहाँ पर ना, तो अब सारी गलतियां उसी की पुरानी है। यही जीवन का रास्ता है, यही जीवन की राह है। धनिया पति को फटकारने लगी, जैसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ में थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए और तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, भला तुम कैसे बोलते। और उस बखत कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होगी चुपचाप सुनता रहा, होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खोला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और उग गोड़ने चला गया। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो उग गोड़ने चले। सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने नहाने धोवे जाओ, रोटी तैयार है। से गुन्ना कहा होरी ने गुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर और नमक छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था तो आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं। घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। अब दोनों आपस में ये लड़ रहे हैं, अपना अपना चल रहा है बस इनका। पर जो दाम्पत्य जीवन में चलता है पति पत्नी में, है ना। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। हो सकता है थोड़ा आपको परिवेश पुराना लगे, लेकिन भाषा प्रेमचंद की बहुत सिंपल है, इसलिए प्रेमचंद को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। अज्ञे की भाषा आप पढ़ेंगे तो अज्ञे का शेखर एक जीवनी की भाषा थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि वो नए भाषा में नए प्रयोग कर रहे थे। लेकिन प्रेमचंद के बारे में कहा क्या जाता, प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रेमचंद की भाषा एक आम आदमी की भाषा है। उनकी कहानियां भी जब आप पढ़ेंगे तो समझना आसान होता है। उनकी कहानियों को समझाने के लिए किसी अलग समीक्षक की या आलोचक की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो इस उपन्यास में भी, या उनके जो उपन्यास है उनको भी समझना एक सामान्य पाठक के लिए आसान है, अगर वो थोड़ा बहुत भी उस भाषा से परिचित भाषा समझ लेता है तो। होरी आज दुनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता, उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इस व्यंग बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक नहीं आया था। अकेले कैसे भोजन करे। लोंडा वहां जाकर सो रहा, भूला कि वह मदमाती छोकरी है न जुनिया उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। नहीं,
गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया, क्या वहां ढही देगा? उसको पता है कि मेरा बेटा लड़की के साथ चक्कर भी चल रहा है ना, तो ये बात भी तो उसको पता चल गया ना। तो बोला कि इतनी देर हो गई अभी तक आया क्यों नहीं हो? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा, अब थोड़ा देर खाना खाया, थोड़ा रेस्ट कर रहा है अब। रूपा रोती हुई आई और नंगे बदन लंगोटी लगाए, जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लेट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। अब देखिए कि आप जिस परिवेश में पैदा होते हैं उस प्रकार के सपने होते हैं, तो उन बच्चों के सपने यही है कि गोबर पाथना, वही सारी चीजें हैं। अब जो किसी राजा का बच्चा होगा वो ये थोड़ी काम करेगा, उसके सपने ऐसे थोड़ी होंगे। वो तो हाथी घोड़े पर बैठने की बात करेगा ना। तो किस प्रकार से, जिस वर्ग से, जिस हम जहां से आते हैं वहीं से चीजें किस प्रकार से शुरू होती है। तो इसीलिए उन बच्चों के सपने, उन बच्चों की आकांक्षाएं इसी प्रकार की है। यहाँ दोनों बेटियों की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन करते हैं वो। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि उख घोड़ने न जा सका। बैलों की नांद में लगाया सानी खाली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तोल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 का कर्ज था। अब देखिए, मैंने कहा नहीं कर्ज कितना बड़ा उसके ऊपर। आप उस एक इंसान की आर्थिक दशा और दुर्दशा से भी उस युग की वास्तविकता की पड़ताल कर सकते हैं, है ना। कि किसानों की स्थिति क्या है कि मतलब 300 रुपये कर्ज, मतलब आज का कम से कम 30,000 रुपये कर्ज उसके पास सामने पड़ा हुआ है। और सारी फसल तो खेत में तोल के ले गया वो जमींदार जागीरदार, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उसको बच्चों की शादियां करवानी, परिवार की जिम्मेदारियां निर्वाह करवाना, सारा कुछ रोज का खर्चा करना है, सब कुछ कैसे होगा? तो आर्थिक तंगी किस प्रकार से इंसान को तोड़ देती है, और खास तौर से किसान वर्ग की जो स्थिति है। और आज भी आप देखिए विदर्भ के जो किसान है, जो विदर्भ महाराष्ट्र में एक इलाका है, विदर्भ का नाम है, वहां पर आत्महत्या करते रहते हैं हमेशा लोग, किसान लोग, आर्थिक तंगी के कारण। तो जो किसान सारी दुनिया को खिलाता है वही अभाव और गरीबी में मर रहा है। ये तब का भी सच है और आज का भी सच है। जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे, 300 कर्ज था और 100 रुपया उसके ऊपर ब्याज था, सूद था। मगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। ताता पंडित से 30 रुपये लेकर आलू आलू बोए थे, आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के 3 वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा साहुआइन थी जो गांव में नॉन तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था, उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे। अब देखिए कि मतलब मैंने कहा ना कि आर्थिक स्थिति, जो कार्ल मार्क्स बार बार कहता है कि आप आर्थिक स्थिति आपकी जीवन की तमाम चीजों को तय करती है। तो होरी के ऊपर इतना सारा कर्ज है, सिर्फ भाइयों से अलग हुआ, उसमें उनको पैसा देना पड़ा बंटवारे के लिए। और 5 बीघा जमीन है, उसमें खेती होती है कि नहीं होती है, और होती है तो साहूकार और जो तमाम जो जमींदार लोग है वो लगान के नाम पर कुछ उसके नाम पर ले जाते हैं, है ना। तो उसके पास तो कुछ जैसे बचता ही नहीं है। वो पूरा 6 महीना मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं आता है। हम लोग तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो महीने में कुछ पैसा आ जाता है, और खेती किसानी आज भी देखिए घाटे का सौदा है, इसलिए कोई करना नहीं चाहता है। तो ये भी एक यथार्थ है, क्योंकि खेती किसानी में, क्योंकि आप जो अन्न पैदा करते हैं उसका दाम आप तय नहीं कर पाते हैं ना। मार्केट में, बाजार में जो कंपनी कुछ चीज बना रही है उसका दाम वो तय कर पाती है, साबुन वाली कंपनी, जूते वाली कंपनी, लैपटॉप वाली कंपनी, मोबाइल वाली कंपनी। लेकिन किसान अपने अनाज का, चावल का, गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता है, और यही सच है। इसीलिए होरी की स्थिति बहुत बुरी है। तो इससे भी उस दौर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और सिस्टम उसके साथ नहीं, यानी कि सामंती जो व्यवस्था है वो उसको लूटने में लगी हुई है, यानी कि सरकार के बाद कुछ नहीं, कर्ज माफ कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं।